देखिए, अभी तक तो जितना सरकार का रुख नज़र आ रहा है वो बिल्कुल नकारात्मक नज़र आ रहा है और कितना लंबा चलेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका आप एक उदाहरण उससे देख सकते हैं कि किसान आंदोलन पिछले 1 साल होने को आया। अगर दिल्ली की सीमाओं पर कहें तो 11.5 महीने से आंदोलन चल रहा है, फिर भी सरकार जिद पर अड़ी है, मानने को तैयार नहीं है और आंदोलन लगातार चल रहा है। अभी भी वो कितने दिन चलेगा नहीं कह सकते। ठीक इसी तरह से इस आंदोलन के विषय में ये नहीं कहा जा सकता कितने समय से। पर जहाँ तक मेरी इन बच्चों से बात करके मैं समझ पाया हूँ, ये एसएससी और जीडी जो है उसके एग्ज़ाम हैं और जीडी मतलब जनरल ड्यूटी और एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, अर्धसैनिक बल जो है उसमें सभी हैं, सीआरपीएफ, बीआईएसएफ और वगैरह ये जो हैं सब, और असम राइफल्स वगैरह, उस सब में जो है कांस्टेबल की भर्ती का ये सारे बच्चे जो हैं उसी के हैं सब। और इनकी जो समस्या एक जो मुझे जायज़ लगती है वो ये है कि 3 एग्ज़ाम उसमें होते हैं और वो तीनों एग्ज़ाम इंक्लूडिंग मेडिकल वाला, मेडिकल में भी ये बच्चे फिट। उससे पहले का जो सबसे पहला एग्ज़ाम है इनका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, उसमें भी इन्होंने क्लियर किया, दूसरा जो था वो भी इन्होंने क्लियर किया और उसी के बाद जब सब क्लियर हो जाता है उसी के बाद ही मेडिकल के लिए भेजा जाता है। और मेडिकल में भी ये बच्चे फिट हैं। अगर ये अनफिट होते तब तो अलग बात थी भाई, फोर्स के लिए हैं तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया और मेडिकल इनका जो वो क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, उसमें फिट हैं बच्चे। उसके बाद तो केवल सिलेक्शन ही होना था, इनको अपॉइंटमेंट लेटर ही देना था। लेकिन ये बच्चे, और इतने से बच्चे नहीं, ये हज़ारों की संख्या में हैं बच्चे और वो उस स्थिति में हैं जबकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं गवर्नमेंट के हिसाब से 2020 में सितंबर के महीने में जो इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट को दी है एक क्वेश्चन के जवाब में जो उत्तर दिया गया है उसके हिसाब से लगभग 1,10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ वगैरह में सब में मिला के, एसएसबी वगैरह सब कुछ, ये 6-7 तरह के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। तो जब इतनी जगह खाली हैं और ये बच्चे जो हैं इन्होंने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं तो इनको सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया? इनके साथ एक बड़ी दिक्कत है, आप जिसको समझने में, क्योंकि जिसको पीड़ा है वही समझ सकता है। ये बच्चे समझ सकते हैं, इनके परिवार के बच्चे समझ सकते हैं। 2018 का ये एग्ज़ाम था और वो एग्ज़ाम का सारा जो है शायद जनवरी या फरवरी में उसमें क्लियर हुआ 2021 में, यानी 3 साल आपने सब एग्ज़ाम में लगा दिए। इनमें से कई बच्चे, बीजेपी हमेशा सक्रिय रही है, कहती है हम रोजगार देते हैं, नहीं रोज आप खाली है तो हम भर्ती भी करते हैं। मैं समझता हूँ, मुझे इसमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। ये बच्चे जो आप देख रहे हो सारे यहाँ से लेके वहाँ तक, ये सारे बच्चे, ये बच्चे और इनकी तरह से 50,000 के लगभग बच्चे हैं जिन बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। मेडिकली जो बच्चे फिट हैं जिनको केवल आपको अपॉइंटमेंट देना था, अगर सरकार उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दे रही और कई ऐसे बच्चों को सेलेक्ट कर रही है जिनका फाइनल इसमें भी नाम नहीं है, जिन्होंने क्वालिफाइड भी नहीं किया, उन बच्चों को भी सिलेक्ट कर किया। मैंने वो चीज़ें देखी हैं और सारे सबूत सारे पेपर्स में मंगवा रहा हूँ। उस सब के बावजूद जब इतने बच्चों को आप सेलेक्ट नहीं कर रहे तो रोजगार देने की बात सरासर झूठी है। बीजेपी गवर्नमेंट की जो बात कर रही है, वैसे भी बीजेपी गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर से झूठा व्यक्ति तो इस धरती पर कोई होगा नहीं जिसने 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया और टोटल रोजगार 5 लाख रोजगार भी पिछले 7 सालों में सरकार दे नहीं पाई है। तो कहना कुछ है और करना कुछ है। ये यूँ कहूँ कि कहना कुछ है और करना ही नहीं है कुछ भी, और जो करना है उसके लिए कहना नहीं है, ये सरकार का है। को झूठा बता रहे हैं पर उनके मंत्री कहते हैं कि महापुरुष है, ऐसा महापुरुष एक ही बार जन्म ले। ये बीजेपी के लिए ठीक है महापुरुष, वो बीजेपी के लिए महापुरुष है। इस देश के लिए तो वो पूरी तरह से अभिशाप है। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, ये सरकार, बीजेपी सरकार जो है, ये इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। जिन लोगों की वजह से इस देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे नोटबंदी हुई तो बेरोजगारी कितनी सीमा पे बढ़ी, 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। और उसके बाद में जो जीएसटी लेके आए उसके हिसाब से कितना व्यापार ठप हुआ, व्यापारियों को कितनी दिक्कत हुई, रोजगार गया। और उसके बाद में जब ये दोबारा टर्म में आई है सरकार, इस सरकार ने आने के बाद में जिस तरह से निजीकरण की तरफ दौड़ रही है पूरी स्पीड के साथ में, कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है। और फिर ये कोरोना, इन 2.25 साल में जो लोगों की बेरोजगारी का आलम है वो तकरीबन, नहीं आपदा नहीं है, आपदा सरकार की वजह से ज्यादा बड़ी। आपदा तो पूरी दुनिया में थी, लेकिन पूरी दुनिया में लोगों को क्या पैसे नहीं दिए गए? अमेरिका ने लगभग 3 लाख रुपए महीने अपने जो वहाँ के नागरिक है उनको मदद की।
अमेरिका ने इतनी मदद की है अपने लोगों की, यहाँ प्रधानमंत्री ने कितनी मदद की। प्रधानमंत्री ने तो उस आपदा में अवसर खोज के डीजल के दाम बढ़ाए, पेट्रोल के दाम बढ़ाए, हर चीज़ के दाम बढ़े, बेरोजगारी बढ़ी, और किसी भी मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बच्चों जो लोगों को, देश के लोगों को फ्री दी गई हो। महंगाई लगातार बढ़ी, हर चीज़ पे लोगों से केवल पैसा खींचा ही है, मतलब उनको पूरी तरह से नोचा है। तो सरकार ने ये कहा, जो रोजगार की बात है कहाँ उसने वो की। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, सरकार केवल और केवल झूठ बोलती है। और इन बच्चों का यहाँ होना, इतने दिन से आंदोलन करना, इनको बहुत बुरी तरह से कई बार इन पर लाठीचार्ज हुआ है। ये लड़कियां हैं, लड़के हैं, सारे के सारे। इस सबसे ये साफ जाहिर होता है कि बेरोजगारी चरम पर है, और जो सरकार रोजगार देने की बात कर रही है झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है, प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी और सारे मंत्री भी। सर, कल बीजेपी की जो है वो बैठक हुई है, उसमें ये बड़ी बड़ी नीतियों को गिनाया गया है कि कोरोना में सफलता पाई, रोजगार मिले हैं, तमाम मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी ने अपनी बातें रखी हैं और कहा है कि उनके राज्य में जो लोग हैं वो काफ़ी खुश नजर आए हैं। आप ये बताइए, मैं आप सब जानना चाहता हूँ, बिल्कुल साधारण आम आदमी है उससे जानना चाहता हूँ। जब गैस का जो ऑक्सीजन का सिलेंडर जिसकी कीमत मात्र 500 रुपये है, वो सिलेंडर 60,000 रुपये में और 90,000 रुपये में, 90,000 रुपये तक 500 रुपये का सिलेंडर अगर मिलता है, तो क्या इससे लोग खुश होंगे? और आपने, हमने, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि ऑक्सीजन के बिना कितने लोगों की मौत हुई। सरकारी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं, डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, वेंटिलेटर नहीं, बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं। इस सारी हालत में जो लोगों की हालत हुई, उसमें से क्या मतलब ये खुशहाली का वो है प्रतीक कि लोग इतने खुशहाल हैं देश में? और जिस तरह से आपने देखा होगा, जो आंकड़े आ रहे हैं, सरकार कह रही है 4 लाख के लगभग ही लोगों की मौत हुई है, लेकिन दुनिया भर से जो आंकड़े आ रहे हैं, और अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें दैनिक भास्कर के माध्यम से, जिस दैनिक भास्कर ने बताया कि जो सरकार बता रही है वो करीब 4-5 हज़ार लोगों की बता रही थी, गुजरात की बात है, और एक्चुअल में जो वहाँ लोग मरे, उनके जो आंकड़े निकाल के आए, उनके डेथ सर्टिफिकेट से, वो 1,23,000 से ज़्यादा थे। ये तो एक स्टेट की बात है। और बीजेपी का ही जो व्यक्ति है, जो वहाँ का लीडर है, वहाँ का नेता है उत्तर प्रदेश का, वो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में हर गांव में लगभग 10 से 12 लोग मरे हैं, और 1 लाख गांव है उत्तर प्रदेश में, तो 10 लाख लोग तो वहीं हो गए, 10-12 लाख तो उत्तर प्रदेश में हो गए। और उत्तर प्रदेश में वो नज़ारा हर किसी ने देखा है, जब गंगा में लाशें बह रही हैं, एक नहीं 2000 से ज़्यादा लाशें गंगा में, और ये नज़ारा दुनिया ने पहली बार देखा, देश के साथ साथ, कि उन लाशों को चील, कौवे, गिद्ध और वो खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं उन लाशों को। और किसकी लाशें हैं, कहाँ से आई हैं वो लाशें? क्या वो लाशें इस देश की खुशहाली का नज़ारा है, इस सरकार से खुश होने का नज़ारा है? इस जो लाशें हैं जो गंगा की रेती में, जो इलाहाबाद में हमने देखी 5000 से ज़्यादा लाशें गंगा की रेती में गड़ी हुई, और उन पर से सरकार की बेरहमी ये देखिए कि जो रामनामी चादर थी, यानी जो कफन था, वो भी सरकार ने उनकी पहचान मिटाने के लिए नोच लिया गया। तो क्या ये तरक्की की निशानी है? क्या ये खुशहाली की निशानी है? क्या ये शांति की निशानी है? क्या इससे लोग सुख से रह रहे हैं, ये उसकी निशानी है? ये सब कुछ लोगों ने देखा है। जो दवाई 2000 रुपये की है, वो 20,000 में, 50,000 रुपये में मिल रही है, और मिल भी नहीं रही है, सारी ब्लैक में मिल रही है। तो आप क्या कहेंगे, किसको खुशहाली कहेंगे? कोरोना में किसकी बात करें? और उसी कोरोना में जो 20 लाख करोड़ का झुंझुना मई 2020 में सरकार ने दिया था, उसमें से मात्र मुश्किल से 1.5 या 2.25 लाख करोड़ ही एक्चुअल में था, और बाकी सारा का सारा सब नोटंकी थी। हर किसी ने देखा, सारे अर्थशास्त्रियों ने उसका एनालाइज किया। तो किस बात पर सरकार ये कहती है, बीजेपी सरकार ये कहती है, बीजेपी ये कहती है कि उनके राज्य में सब लोग सुखी हैं, खुशहाल हैं? बच्चों की पढ़ाई आप देखिए, आज तक भी सफर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं खुली। नरेंद्र मोदी जो है नंबर 1 नेता बन गए हैं, विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता। और नहीं, ऐसा है, घर में बैठ के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो मन में आए आप कर लो, क्या फर्क पड़ता है? और ये एजेंसियां जिस तरह से नंबर 1 का टाइटल देती हैं, नंबर 2 का टाइटल देती हैं, ये दुनिया में छिपा नहीं है किस किसे कैसे कैसे देती हैं। जिस आदमी की पूरी मिट्टी अपने देश में ही पिट चुकी हो, मोदी की सारी जो है मतलब पॉपुलरिटी आज की तारीख में 0 है, माइनस में जा रही है बल्कि, तो दुनिया में नंबर 1 कैसे आ सकता है? और अगर इतना ही नंबर 1 है तो अपना चेहरा इन 5 राज्यों में जरा लगा के देखो ना, पता लग जाएगी। मना कर दिया, उत्तर प्रदेश में योगी को चेहरा बना दिया गया कि योगी सीएम का चेहरा है, उनके चेहरे पे चुनाव लड़े दिया, बड़ा चेहरा का। इसी से पता लग रही है कि कोई चेहरा नहीं है। जो लोकप्रियता है वो इस समय माइनस में है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा 50 सीटें मिलेंगी, बाकी में जमानत जब्त होगी, बीजेपी की ये हालत होने वाली है, ये स्थिति है। तो कहाँ से पॉपुलरिटी है? किन्हीं भी संस्थाओं के किसी भी तरह से आप मैनेज कर लो, आप जो भी चाहो नंबर 1 पे आ जाओ, उससे भी और नंबर कोई और होता हो उस पर भी आ जाओ। ये सब मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सब जानते हैं सब। पश्चिम बंगाल में हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि कैसे हिंदुओं के लिए खतरा बताया गया, हिंदुओं को
बताया गया कि कैसे हिंदुओं के लिए मुसलमान खतरा है। उसके बाद जंतर मंतर का हमला हो, फिर गुरुग्राम का हमला हो, चुनाव आते ही ये हिंदू मुस्लिम का खतरा क्यों बताया गया? देखिए, बीजेपी के पास में हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा राजनीति में कोई और मुद्दा नहीं है। इस देश में हाँ, अंग्रेजों के आने से पहले 700 साल तक मुसलमानों का राज रहा। उन 700 साल में हिंदू को कोई खतरा नहीं, सब बड़े आराम से निकल आए। 700 साल में जब तो हिंदुओं का शासन नहीं था, मुसलमानों का शासन था। अगर मुगलों की बात करें तो अकबर के जमाने में सम्राट अशोक के बाद में पहली बार इतने बड़े इलाके पर जो शासन हुआ, उस समय खतरा नहीं था। इतनी बड़ी उसमें जब सल्तनत उनकी थी, हुकूमत उनकी थी। आज हिंदुओं को खतरा है। इतने समय 60 साल तक भी कांग्रेस की सरकार रही, हिंदुओं को कोई खतरा नहीं था। इस देश में मैक्सिमम जो सीटें हैं, जो हर जगह आप देखें, चाहे तो आप उसमें ले लीजिए, लोकसभा में ले लीजिए, चाहे राज्यसभा में ले लीजिए, प्रदेशों की विधानसभा में ले लीजिए, अधिकारियों में ले लीजिए, जो ऑफिसर्स हैं, सर्विस जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें ले लीजिए आप, मीडिया में ले लीजिए आप, और जो जमीन और फैक्ट्रीज वगैरह हैं उस सब में ले लीजिए, हर एक किसी में हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है। और अगर इतनी बड़ी तारीख में हिंदू संगठन कह रहा है कि पाकिस्तान वो सिंपल देखिए, उनकी राजनीति है, उन्हें मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव हैं और उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई के विषय पर क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, पब्लिक उनका गला पकड़ लेगी। शिक्षा के विषय में क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, पब्लिक उनका गला पकड़ लेगी। महिलाओं की सुरक्षा के विषय में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तो हाल यह है कि किडनैपिंग में, मर्डर में, रेप में, हर उसमें जो है अपराधों में नंबर 1 है। एनसीआरबी का डाटा आप देख लेंगे। तो उस समय जब ये बुरी हालत है, और इसके अलावा किसानों की हालत कितनी बुरी है, आज की तारीख में जो गवर्नमेंट का जो 2020 का डाटा आया है, वो डाटा ये बता रहा है कि देश में हर दिन 29 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यानी जो पहले किसान आत्महत्या करते थे वो डबल हो गया, 29 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जो बेरोजगार युवक हैं, वो युवक जो हैं हर दिन 42 युवक आत्महत्या कर रही है। जो बच्चे बैठे हैं इनमें कैसे, मैं आपको बताऊंगा, ये तो यहाँ के यूपी का आपको बताऊंगा। जो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र में से तकरीबन 4000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये स्थिति है, आप रोजगार नहीं दे रहे उन्हें, तो ये बेरोजगार जो हैं ये आत्महत्या कर रहे हैं हर दिन 42 बच्चे। इसके अलावा जो मजदूर जिनका पूरा तबाह कर दिया श्रम कानून लाके, उनके मजदूरों के प्रति जो कानून थे उनके संरक्षण के, सब खत्म कर दिया सरकार ने। वो मजदूर आज की तारीख में हर दिन 103 मजदूर हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्या ये खुशहाली की निशानी है? क्या ये तरक्की की निशानी है? क्या ये सुख की निशानी है? क्या इस सरकार द्वारा किए गए विकास की निशानी है? इसे विकास कहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं? तो ये जो कहना है सरकार का, और ये जो सारी इनकी राजनीति होती है, ये केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, क्योंकि किसी और चीज पर ये बताने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में आज की तारीख में 35 करोड़ बेरोजगार घूम रहे हैं, 35 करोड़, जिनमें से 17 करोड़ तो डिग्रीधारी बेरोजगार हैं। ऐसे जो बच्चे बैठे हैं डिग्रीधारी, 17 करोड़ जिनके पास BA, BSc, BCom, B.Ed, M.Ed, MSc, PhD ये डिग्री हैं, वो बेरोजगार हैं। क्या सरकार बता सकेगी कि इनको क्या दिया सरकार ने? जबकि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों में मिला के आज की तारीख में 1 करोड़ से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, सरकार भर्ती कर नहीं रही है। और बाकी और जो हैं, जो रिटायर हो गया वो रिटायर हो गया, उसको भी नहीं भरा जा रहा, आगे बंद कर दी है सरकार ने आदेश निकाल के। इन सब चीजों का जवाब कैसे देगी सरकार? तो कहने के लिए कुछ नहीं है, इलेक्शन 5 राज्यों के सर पे है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम कर रही है और हिंदू खतरे में आ जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि हिंदुओं के साथ जितना बड़ा अन्याय इस सरकार ने किया है, हिंदुओं को जितना बड़ा धोखा इस सरकार ने दिया है, किसी और सरकार ने। एक आंकड़े से आप समझ जाएंगे और हिंदू भी समझ जाएंगे कि जो निजीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार 196 पेज की 2 वॉल्यूम में किताब लेकर आई है, नेशनल मोनेटाइजेशन एक पाइपलाइन करके वो लेके आई है, उसके हिसाब से अगर यहाँ पर इन सब चीज़ों का जिस तरह से सरकार बेच रही है, सब खत्म हो गए, निजीकरण हो गया, इनका निजी हाथों में चले गए, तो बेरोजगारी जो आज है उसका कम से कम 5 गुना बेरोजगारी बढ़ जाएगी। यानी मैं एक आंकड़े से ऐसे समझिए कि रेलवे में अगर 14 लाख आज की तारीख में लोग उसमें काम करते हैं, जैसे ही रेलवे का निजीकरण होगा 11 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी, और 11 लाख के बाद रह कितनी जाएंगी? 3 लाख। तो मैं दूसरी तरह से और समझाने की कोशिश करता हूँ। इन 14 लाख में से SC ST की, OBC की कितनी है वर्तमान में? जो है तकरीबन 3-3.5 लाख। बाकी कितनी है? वो जनरल की। अब आप मानिए कि जब ये निजीकरण इसका होगा
तो 11 लाख नौकरियां जाएंगी। तो SC, ST, OBC इनकी नौकरियां तो जाएंगी, माइनॉरिटी इनकी नौकरियां तो जाएंगी, लेकिन बाकी बची जो 5-6 लाख नौकरियां हैं वो किसकी होंगी? वो 5-6 लाख नौकरियां किसकी होंगी? वो उन्हीं हिंदुओं की होंगी जिनके नाम पर, जिनको धोखा देकर, जिनको खतरे में बता के बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, वो करती है। तो ये जो 6-7 लाख लोग होंगे हिंदू, इनकी नौकरी जाएगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही बीजेपी, यही मोदी सरकार जिम्मेदार है, जो हिंदुओं के नाम पे लगातार इस देश में फाड़ डालने की कोशिश करती है, लोगों को लड़ाने की कोशिश करती है। और इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि जितनी नौकरियां चली गई हैं, या यूँ कहें कि जो 1 करोड़ नौकरियां इस देश में आज की तारीख में खाली हैं, उनमें से कम अगर पूरा रिजर्वेशन भी आप भर तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का, तब भी 50 लाख नौकरियां किसको नहीं मिल पा रही हैं? वो उन्हीं हिंदुओं को हैं, सवर्णों को हैं, उन्हीं हिंदुओं को नहीं। तो जब आप हिंदुओं को रोजगार नहीं दे रहे, उनके साथ में धोखा कर रहे हो और उन्हें कमजोर बना रहे हो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये गुनाह नहीं है क्या? तो ये हिंदुओं को भी समझना है, और ये पार्टी तो खैर क्या समझेगी, उसका तो काम ही हिंदू मुस्लिम लड़ाना है। तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी, जिन्होंने ये साफ कर दिया।